आज की इस नई वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जो कि है सेकंड बुक का। ठीक है, इस जिसका नाम है नागरिकता, इंग्लिश में कहें तो सिटीजनशिप। इस चैप्टर के हम दो पार्ट बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हमारे तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा नागरिकता क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक होगा हमारा कि नागरिकता के प्रकार क्या होते हैं, और तीसरा होगा कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या है और उसको कैसे समाप्त किया जाता है। ठीक है, ये तीन टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है कि नागरिकता क्या होती है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नागरिकता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी राष्ट्र या राज्य, यहाँ पे राष्ट्र या राज्य का मतलब एक देश से है, तो किसी राष्ट्र या राज्य की वह पूर्ण सदस्यता जिससे किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हो। यानी कि किसी एक देश के द्वारा वहाँ के किसी एक व्यक्ति को एक पूर्ण सदस्यता दी जाती है, जिससे क्या क्या होता है, एक देश के द्वारा उस व्यक्ति को पूर्ण सदस्यता देने से उससे कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पहला अधिकार तो ये प्राप्त हो जाता है कि वो उस देश में रह सकता है, उस देश में काम भी कर सकता है, अपने लिए घर मकान भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन जब वह उसे ये पूर्ण सदस्यता दे देते हैं, उसे नागरिकता ये अधिकार दे देते हैं, तो उसका भी उस देश के प्रति कुछ उत्तरदायित्व तो रहता है, और यही उत्तरदायित्व उसकी नागरिकता को सुनिश्चित करता है। तो नागरिकता क्या हो गई कि एक देश के द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और उस अधिकार को लेकर वो व्यक्ति अपने उस देश के प्रति उत्तरदायित्व भी रखता है, तो वही कहलाती है नागरिकता। इसे आगे और भी स्पष्ट करेंगे। किसी राज्य अथवा देश की पूर्ण सदस्यता ही नागरिकता कहलाती है। यानी कि एक राज्य या देश के द्वारा किसी व्यक्ति को पूर्ण सदस्यता, अब ये पूर्ण सदस्यता क्या होती है इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी एक देश के द्वारा किसी एक व्यक्ति को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं उस देश में रहने के लिए, और वो अधिकार को उनका अनुपालन मतलब पालन करके और उस देश के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी रखता है, तो यही कहलाती है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है। अब देखिए, यहाँ पे नागरिकता को राजनीति से जोड़ दिया गया है, तो नागरिकता से यहाँ पे अभिप्राय राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, यानी कि हर एक व्यक्ति के साथ समान बर्ताव किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए हैं। इसलिए हम संबद्ध राष्ट्र के आधार पर स्वयं को भारतीय, जापानी, जर्मनी कहते हैं। यानी कि जो राष्ट्र है उसने अपने व्यक्तियों को एक नागरिकता के साथ साथ एक सामूहिक पहचान भी दी है कि तुम इंडियंस हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम जापानी हो, तुम जर्मनी हो। ठीक है, हर एक देश की अपनी एक अलग सामूहिक पहचान होती है। ठीक है, तो जो कि इस नागरिकता के द्वारा उस देश के द्वारा उस व्यक्ति को दी जाती है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो इंडिया में हमने अपना घर ले रखा है, हमारे पास कुछ अधिकार भी हैं, हम देश के प्रति उत्तरदायित्व भी रखते हैं अपने कुछ। ठीक है, तो यही हमें हमें ये नागरिकता मिलती है। आगे जाके नागरिकता किन किन भागों में बढ़ जाती है, किस किस प्रकार की होती है, कैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम कहीं पे बस जाते हैं, वहाँ की भाषा बोल लेते हैं, या किसी स्त्री के साथ वहाँ पे व्यवहार कर लेते हैं, या ज़मीन खरीद लेते हैं, कोई सरकारी नौकरी पा लेते हैं, तो हमें वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। हर देश के अपने अपने अलग अलग रूल होते हैं। अभी हम भारत के संदर्भ में इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले नागरिकता के बारे में थोड़े एक दो पॉइंट और भी जान लेते हैं। वो क्या है कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा पाने का अधिकार शामिल किए गए। यानी कि अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे नागरिकता के अधिकारों में अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि उस व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया गया है, मतदान करने का यानी कि उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है, किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार दिया गया है, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार भी अधिकतर देशों में शामिल किया गया है नागरिकता के अंतर्गत। ठीक है, नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं, यानी कि आज हम ये जो अधिकार हमारे पास हैं उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है। जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता प्राप्त कराने के लिए लंबा संघर्ष चला, वैसे ही इंडिया में है। ठीक है, आज़ादी के बाद हमें नागरिकता सही से मिली थी अंग्रेज़ों के जाने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं कि एक नागरिक और एक विदेशी में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक नागरिक कौन होता है और एक विदेशी कौन होता है। तो सबसे पहले नागरिक की बात करते हैं। तो नागरिक जो होता है ये स्थायी होते हैं, यानी कि ये उस देश में रहते हैं, वहाँ पे निवास करते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, अधिकार,
वहाँ के नागरिकों को, उस देश के नागरिकों को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। हर एक तरीके के अधिकार जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं, जो कि देश के द्वारा उसे दिए जाते हैं। कर्तव्य इनके ये होते हैं, नागरिकों के देश के प्रति ये कर्तव्य होते हैं कि राज्य के सभी कानूनी कर्तव्यों का पालन करते हैं और उनके संरक्षण के लिए अपना सहयोग भी देते हैं। इन पे प्रतिबंध भी होते हैं। इन्हें राज्य में घूमने व निवास पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि इन पर किसी भी राज्य में ये घूमे, कहीं पे भी निवास करें, इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। ये होता है एक नागरिक, ठीक है। वहीं अगर हम एक विदेशी की बात करें तो विदेशी आपको पता है एक टूरिस्ट की तरह अगर हम बात करें तो देखिए इनका निवास क्या होता है, अस्थायी होता है। तो विदेशी कौन हो गए, मान लीजिए कोई ये वर्ल्ड है, ठीक है। इस वर्ल्ड में यहाँ पे मान लीजिए ये अमेरिका है और ये यहाँ पे इंडिया है। तो अमेरिका का जो बंदा इंडिया में आएगा वो होगा यहाँ के लिए विदेशी, ठीक है। तो अब देखिए इसके पास अधिकार भी नहीं होंगे, इन्हें सिर्फ सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। समाज जैसे कि अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, एक दूसरे से मिलने का अधिकार हो गया, ठीक है। थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मिल जाएगी इन्हें, ये होता है। वहीं इनके ये कर्तव्य होते हैं कि अपने मूल देश के प्रति वफादार होते हैं और अन्य देशों के कानूनी कर्तव्यों का पालन के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि अपने जहाँ से ये मूल से आए, यानी कि जहाँ ये अमेरिका से आए हैं, उनके लिए यहाँ के जो कानून है वो उनके प्रति वफादार रहते हैं। हाँ, बल्कि मतलब कि हालांकि यहाँ के जो हमारे भारत के जो कानून होंगे उनके पालन के लिए इससे बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रतिबंध, इन्हें एक निश्चित समय सीमा जगह में निवास करना होता है, यानी कि इनके ऊपर एक प्रतिबंध होता है कि एक निश्चित समय सीमा तक यहाँ पे रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर रहते हैं तो उन्हें इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, इनका वीज़ा रद्द कर दिया जा सकता है, इन्हें वापस देश में अपने जहाँ से ये आए हैं वहाँ पर भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है एक नागरिक और विदेशी में अंतर। फिर आती है संपूर्ण और समान सदस्यता। संपूर्ण और समान सदस्यता ये क्या होती है, देखिए संपूर्ण और समान सदस्यता का अभिप्राय ये है, नागरिकों को देश में जहाँ चाहे रहने, पढ़ने, काम करने का समान अधिकार व अवसर मिलना तथा सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होना। यानी संपूर्ण और समान सदस्यता का मतलब ये है कि उस देश के नागरिक को, जो उस देश में रह रहा है, वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, किसी भी तरह का काम कर सकता है, अपना व्यवसाय खोल सकता है, काम करने का उसे अवसर भी मिलना चाहिए। वहाँ पे चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को मूलभूत अधिकार और मूलभूत आवश्यकताएं उसे मिलनी ही चाहिए। ये होती है संपूर्ण और समान सदस्यता, ठीक है। फिर बात करते हैं नागरिकता के प्रकार की। अब ये देखिए यहाँ पे आगे कि नागरिकता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है नागरिकता के प्रकार में जन्मजात नागरिकता। वह नागरिकता जिसमें किसी व्यक्ति को राज्य में जन्म के आधार पर प्राप्त हो उसे जन्मजात नागरिकता कहते हैं। जन्मजात यानी कि वह नागरिकता जो किसी व्यक्ति को उस राज्य में, उस देश में जन्म करने के साथ ही मिल जाती है, ठीक है। फिर है कि राज्य प्रदत्त नागरिकता। जब किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा किसी विशेष परिस्थितियों के कारण नागरिकता प्रदान की गई हो तो इसे राज्य प्रदत्त नागरिकता कहते हैं। यानी कि कोई नागरिकता जब राज्य के द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में उसे दी जाती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम राज्य प्रदत्त नागरिकता, ठीक है। फिर वहीं हम बात करते हैं एकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता की। तो ये क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट है कि एकहरी नागरिकता का वह नागरिकता जो कोई देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है जिसमें वह किसी भी राज्य का वासी हो परंतु वह नागरिक कहलाएगा, ठीक है। वहीं दोहरी नागरिकता क्या होती है, जब किसी व्यक्ति को देश के किसी भी प्रांत की भी नागरिकता प्राप्त हो तो उसे दोहरी नागरिकता कहते हैं, जैसे अमेरिका और फ्रांस। यानी कि किसी एक व्यक्ति को एक देश की अगर नागरिकता प्राप्त है तो वो क्या कहलाएगी, एकहरी नागरिकता। अगर दो देशों की प्राप्त है, जैसे अमेरिका की प्राप्त है, फ्रांस की प्राप्त है, तो ऐसे में उसके पास दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है। अब ये दोहरी और एकहरी नागरिकता के बारे में हम आगे जाके इसकी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे अभी, ठीक है। तो ये था नागरिकता के कौन कौन से प्रकार होते हैं। आज की इस वीडियो का दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं और इसकी समापन की विधि क्या होती है, यानी कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और ये ख़त्म कैसे होती है। तो इसके बारे में ये है हमारा दूसरा पॉइंट। संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 इसके अधीन भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की विधि, ठीक है। तो देखिए पहले तो 2 पॉइंट हैं यहाँ पे। पहली है जन्म के द्वारा, फिर है पंजीकरण के द्वारा।
तो देखिए पहली है जन्म के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति तथा उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक हो तो उसे जन्म से ही भारतीय नागरिकता मिल जाती है। यानी कि भारत का ये रूल है कि यदि उसके माता के गर्भ के द्वारा बच्चे का जन्म अगर यहाँ पे होता है भारत में तो उससे जन्म के साथ ही नागरिकता मिल जाती है। अधिकांशतः भारतीय इसी श्रेणी के नागरिक हैं। इस प्रकार की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि वह नागरिकता उसको जन्म से मिल जाती है। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब जब वो मर जाएगा तो उसके बच्चे भी होंगे तो वो नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। तो इस तरह से नागरिकता वो ख़त्म नहीं होती है। फिर दूसरी आती है पंजीकरण के द्वारा। भारतीय नागरिकता प्राप्ति के लिए, भारतीय जो नागरिकता है उसको प्राप्ति के लिए आप आवेदन दे सकते हैं कि मुझे ये नागरिकता चाहिए, लेकिन इसके लिए केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति पर गैर कानूनी अप्रवासी ना होने पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। यानी कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक और तरीका ये है कि वो पंजीकरण करवा सकता है। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र वगैरह ये आप बनवा के अपने आप को देश के जो पंजीकरण विभाग है उसमें अपना पंजीकरण करवा के आप भारतीय देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं सॉरी। ठीक है, फिर है और भी आगे पॉइंट है कि संपत्ति खरीदना और सरकारी नौकरी। तो देखिए संपत्ति खरीदने से भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी हमारे भारत देश का ये रूल है कि अगर आप यहाँ पे ज़मीन खरीद लेते हैं तो भी आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ब्राज़ील, पेरू और मैक्सिको में यह नियम प्रचलित है। यदि कोई विदेशी पेरू में संपत्ति खरीद लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। यानी कोई विदेशी अगर पेरू में आके वहाँ की ज़मीन को खरीदता है तो उसे वहाँ की नागरिकता ज़मीन खरीदने के साथ साथ मिल जाती है। ठीक है, फिर आता है सरकारी नौकरी। कई देशों में यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ सरकारी नौकरी कर ले तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। यानी कि अगर कोई देश है, मान लीजिए भारत है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करने लग जाता है दूसरे देश का तो उसे यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय इंग्लैंड में सरकारी नौकरी कर लेता है, यानी कि कोई भारत का जो बंदा है वो इंग्लैंड में कोई सरकारी नौकरी कर लेता है तो उसे इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी नौकरी के साथ साथ में नागरिकता भी उसे मिल जाती है। ठीक है, फिर आता है पाँचवा पॉइंट भूमि विस्तार का और लास्ट पॉइंट है कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उसके नागरिक स्वतः भारत के नागरिक बन जाते हैं। यानी कि किसी देश के क्षेत्र को भारत में अगर शामिल किया जाता है तो मूलतः वहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे गोवा हो गया, दमन दीव, पांडिचेरी, सिक्किम के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को इनके भारत में शामिल होने पर इसी प्रकार से नागरिकता प्राप्त हुई थी। संपत्ति खरीदने पर भी, सरकारी सेवा और विद्वान होने पर भी, किसी भी भाषा का या किसी भी धर्म का विद्वान होने पर भी आपको मिल सकती है नागरिकता। ठीक है, तो ये था कि नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, संपत्ति खरीदने के द्वारा, सरकारी नौकरी के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा। बात करते हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति, यानी कि भारतीय नागरिकता जो है उसकी समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लंबे समय तक अनुपस्थिति। कई देशों में यह नियम है कि यदि वहाँ का नागरिक लंबे समय तक देश से बाहर रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यानी कि कई देशों में ऐसा नियम भी है कि इस समय अवधि के अंतराल में अगर आप देश से बाहर रहते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए यदि कोई फ्रांसीसी नागरिक लगातार 10 वर्ष की अवधि से अधिक फ्रांस से बाहर रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यानी कि यदि फ्रांस का कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्षों की अवधि तक फ्रांस से बाहर रहेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर वो बीच में 10-15 दिन के लिए भी वहाँ पे चला जाता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देता है, यानी उस देश में अपने घर पे जाके रहता है, तो उसकी नागरिकता बनी रही। अगर 10 साल तक बिना वापस आए हुए अगर वो बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। फिर आता है विवाह। महिलाएं विदेशी नागरिकों से विवाह करके अपने देश की नागरिकता खो देते हैं। यानी कि देखिए ये जो विवाह है ये नागरिकता प्राप्त करने का भी तरीका है और नागरिकता लेने का भी तरीका है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी को नागरिकता प्राप्त करनी है तो महिला जो है वो किसी विदेशी नागरिक के साथ शादी करेगी तो उसे उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। अगर खोनी है तो वो खो भी जाएगी। यानी कि विवाह जो है वो नागरिकता पाने का और नागरिकता खोने का दोनों का ही उदाहरण है। ठीक है, फिर बात करते हैं विदेश में सरकारी नौकरी। तो देखिए विदेश में सरकारी नौकरी करते हैं तो नागरिकता तो आपको मिल ही जाती है, लेकिन आगे देखिए
यदि एक देश का नागरिक अपने देश की सरकार की आज्ञा प्राप्त किए बिना किसी दूसरे देश में सरकारी नौकरी कर लेता है तो उसे वहाँ की देश की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। यानी कि किसी दूसरे देश में सरकारी नौकरी करने से पहले उसे अपने देश की जो वीज़ा वाली टीम होती है, एम्बेसी होती है, उससे परमिशन लेनी होती है, तभी वो वहाँ पे जाके काम कर सकता है। नहीं अगर वो बिना बताए काम करने चला जाएगा तो उसकी नागरिकता जो जिस देश में वो रहता था वो नागरिकता उसकी चली जाएगी। ठीक है। फिर है स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देना, यानी कि अपनी इच्छा के स्वरूप उसको नागरिकता को त्याग देना। कई देशों की सरकारें अपने नागरिकों को उनकी इच्छा के अनुसार किसी देश का नागरिक बनने की आज्ञा प्रदान कर देती हैं। यानी कि कई देश जो होते हैं वो अपने नागरिकों को ये अधिकार देते हैं कि अगर आप चाहें तो इस देश की नागरिकता छोड़ के किसी दूसरे देश की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी जन्मजात नागरिकता त्याग कर अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि उस व्यक्ति को अगर वहाँ के जहाँ पे वो अभी का निवासी है वहाँ की अगर वो नागरिकता त्याग करना चाहता है तो उसे अपनी जन्मजात जो नागरिकता है उसे भी छोड़ना पड़ेगा, तभी दूसरे देश की नागरिकता को वो प्राप्त कर पाएगा। ठीक है। फिर आती है आगे नागरिकता कि दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाने पर। दोहरी नागरिकता यानी कि दो देशों की नागरिकता प्राप्त हो जाने पर क्या है, जब किसी व्यक्ति को दो राज्यों की नागरिकता प्राप्त होती है तब उसे एक राज्य की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। यानी दोहरी नागरिकता के अंतर्गत यदि उस व्यक्ति के पास अगर दो देशों की नागरिकता है तो उसे मजबूरन एक देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। अदरवाइज उसको वैश्विक नागरिकता लेनी होगी। ठीक है। अभी वैश्विक नागरिकता क्या होती है अगली वीडियो में हम जानेंगे। फिर आता है देशद्रोह। जब कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह तथा अथवा क्रांति करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है, परंतु देशद्रोह के आधार पर नहीं, देशद्रोह के आधार पर उन्हीं नागरिकों की नागरिकता को छीना जा सकता है जो राज्यकृत नागरिक हो। यानी कि जब कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह करता है, क्रांति करता है किसी भी बात को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। बस यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि वो जो विद्रोही है वो अगर उस देश का है तभी उस देश के सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता छीनी जाएगी। अगर दूसरे देश का है तो ये मामला सीधा उस देश में जाएगा। ठीक है। फिर आता है गोद लेना। गोद लेने से भी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है और पाया भी जा सकता है। ठीक है। यदि कोई बच्चा किसी विदेशी द्वारा गोद लिए जाए तो बच्चे को अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है और वे अपने नए माता पिता के देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका का है और वो बंदा जो है, मान लीजिए ये अमेरिका है और यहाँ पे एक बच्चा है। ठीक है। तो ये अगर इस भारतीय बच्चे को यहाँ गोद लेते हैं तो इस बच्चे की जो भारत की नागरिकता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे समाप्त हो जाएगी और उससे कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, अमेरिका की। ठीक है। फिर आता है आगे कि विदेशी सरकार से सम्मान प्राप्त करना, यानी कि विदेशी सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त करने से भी नागरिकता मिल जाती है। कैसे, यदि कोई नागरिक अपने देश की आज्ञा के बिना किसी विदेशी सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार कर लेता है तो उसे उसकी मूल नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपको कोई पुरस्कार दिया जाना है अमेरिका में, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ जो सरकार है, भारत की सरकार है, उसकी आज्ञा लेने की ज़रूरत है, तभी आप वहाँ पे जाएंगे। अगर आप आज्ञा लिए बिना वहाँ चले जाते हैं तो भारत सीधा कह देता है भाई आपकी नागरिकता हम त्याग रहे हैं क्योंकि आप हमारी बिना आज्ञा लिए वहाँ पे सम्मान लेने चले गए इसलिए। ठीक है। ये उदाहरण देके बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। जैसे पागल, दिवालिया, साधु, सन्यासी होने पर, यदि कोई व्यक्ति पागल है, दिवालिया है, साधु या सन्यासी है तो उसकी नागरिकता का अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है। क्योंकि उन्हें तो फिर ये नागरिकता का मोह रहता ही नहीं है। ठीक है। तो ये ताकि भारत नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाता है और कैसे खोया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक बचता है इसका, जो कि है नागरिक और राष्ट्र के बारे में। ठीक है। तीसरा टॉपिक है हमारा कौन सा, नागरिक और राष्ट्र। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, ये देखिए, कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को कैसे प्रकट करेगा, तो वह राष्ट्रीय पहचान को अपने देश के राष्ट्रगान के द्वारा, राष्ट्रीय झंडे के द्वारा, राष्ट्रीय भाषा के द्वारा या किसी उत्सव के द्वारा अपनी राष्ट्रीय पहचान को प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाज़त देते हैं। यानी कि कई लोकतांत्रिक जो देश होते हैं
वहाँ पे सभी नागरिकों को अधिकार दिया जाता है कि वे अपनी पहचान को और आगे बढ़ाएं और वे राष्ट्र के अंश को अपने आप के रूप में पहचानें, अपने आप को राष्ट्र के अंश के रूप में जानें। ठीक है, जैसे फ्रांस जो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे क्षेत्रों में आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है, इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। यानी राज्यकृत नागरिकता क्या हो गई, जैसे फ्रांस है, उस फ्रांस में जो यूरोपीय मूल के लोग हैं और उत्तरी अफ्रीका जैसे दूर क्षेत्रों से जो लोग आए हैं उन सभी को अपने देश की नागरिकता देकर उन्हें अपने देश के अंदर समावेश कर लिया है, तो इसे कहते हैं राज्यकृत नागरिकता। ठीक है, तो नागरिक और राष्ट्र ये होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगला पॉइंट कि राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में पृथक होती हैं। जैसे इजराइल यानी जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि राज्यकृत नागरिकता अगर प्राप्त करनी है आपको, ठीक है, तो उसके लिए उसके कुछ मूल तत्व होते हैं। जैसे कि इजराइल और जर्मनी, यहाँ पे धर्म और जातीय जो है, धर्म और जात जो है, जो वो मूल तत्व हैं राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अलग अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। यानी कि भारतीय संविधान ने महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजातियों को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें भी भारत में सम्मिलित करके उन्हें नागरिकता देने का प्रयास किया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के 3 खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानूनों से हुआ है। यानी कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के 3 खंड में वर्णित किए गए हैं। ठीक है, फिर एक नागरिक के क्या क्या गुण होते हैं वो जानिए। वो क्या है, देश के प्रति वफादार, यानी कि एक नागरिक को अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने देश के किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए और जो हिंसा कर रहे हो उनको समझाकर हिंसा को ख़त्म करना चाहिए। समय पर टैक्स देना चाहिए और मताधिकार का प्रयोग भी करना चाहिए। संविधान का आदर करना, अनुशासन तथा आत्मनिर्णय नियंत्रण रखना, देश के विकास में तत्पर रहना, जागरूक रहना और लोगों को जागरूक करना, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करे और उच्च नैतिक उसका चरित्र होना चाहिए। यानी कि एक नागरिक का गुण एक देश के प्रति कैसा होना चाहिए वो बताया जा रहा है कि देश के प्रति वो वफादार होना चाहिए। अगर कोई हिंसा होती है तो उसमें भाग ना लेकर बल्कि उस हिंसा को कम करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। समय पर सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को समय पर देना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग कर उसे अपना मन पसंदीदा जो चुनावी नेता होता है उसे चुनने का अधिकार दिया जाता है। उससे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए और जो संविधान है उसका आदर करते हुए इसका आदर करना चाहिए। अनुशासित रहना चाहिए उसे और आत्मनिर्णय के साथ साथ वो अपना विकास कर सकता है। ऐसे ये सभी नागरिक के ये गुण होते हैं और देश के विकास में उससे हमेशा तत्पर रहना चाहिए और खुद तो जागरूक रहे ही बल्कि आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी जागरूक करना चाहिए। ठीक है, और फिर सार्वजनिक जो संपत्तियाँ होती हैं उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो ये है एक नागरिक के गुण। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि राज्यकृत नागरिकता क्या होती है और उसके बारे में, और नागरिकता को कैसे खोया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।